नमस्कार दोस्तों। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा विवाद 3 वजहों से बताए जाते हैं: जल, जोरू और ज़मीन। यहाँ तीसरी वजह ज़मीन यानी संपत्ति, प्रॉपर्टी के सबसे ज़्यादा विवाद कचहरियों में चलते रहते हैं। ज़मीन संपत्ति के लिए भाई भाई आपस में लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं है, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी वारिस नहीं है, तो उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए भी सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। उन झगड़ों से बचने के लिए वसीयत लिखी जाती है। तो आज हम आपको वसीयत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि वसीयत क्या है, वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत कैसे लिखी जाती है, वसीयत कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लाभार्थी का नाम ज़मीन में कैसे दर्ज किया जाता है आदि वसीयत से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वसीयत क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल संपत्ति का अधिकार अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को सौंपता है तो वह वसीयत करना कहलाता है। वसीयत किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में ही लिखी जाती है एवं वह अपने जीवित रहते हुए उसमें बदलाव कर सकता है या उसको निरस्त भी कर सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति को भी वसीयत लिख सकता है। अंतिम वसीयत ही वैध मानी जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयत प्रभावी मानी जाती है और जिनके नाम वसीयत की गई है उनके नाम जमीन में संपत्ति में दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वसीयत होती है। वसीयत यही है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी लिख देता है कि मेरे जीवित रहते ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये ज़मीन मेरी और मेरे मरने के पश्चात ये ज़मीन इनकी हो जाएगी, तो उसको वसीयत कहते हैं। वसीयत कौन कर सकता है? दोस्तों, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में धारा 107 दी हुई है। धारा 107 के अनुसार कोई भी संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर के द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत लिखने से पूर्व जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। वसीयत लिखित रूप में 2 गवाहों के साथ रजिस्ट्रीकृत की जाती है। असंक्रमण अधिकार वाले किसी भूमिधर या आसामी को जमीन में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत करने का अधिकार ना होगा और इस धारा के बंदों के उल्लंघन में की गई वसीयत शून्य मानी जाएगी। तो दोस्तों, वसीयत करने के ये शर्तें दी गई हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 में धारा 107 के अधीन। तो वसीयत वही व्यक्ति कर सकता है जो संक्रमण अधिकार की ज़मीन हो, पट्टे वाली या आसामी या सीलिंग की ज़मीन ना हो। सीलिंग की ज़मीन का, असंक्रमण अधिकार मतलब पट्टे वाली ज़मीन का, आसामी पट्टे की ज़मीन का आप वसीयत नहीं लिख सकते हैं, उस पर आपका पूर्ण अधिकार नहीं होता है। संक्रमणीय ज़मीन पे ही आपका पूर्ण अधिकार माना जाता है, उसी को आप वसीयत बैनामा कर सकते हैं। और वसीयत करने के लिए आप बालिग होने चाहिए। 18 प्लस का व्यक्ति ही वसीयत लिख सकता है। और अगर SC ST वाले व्यक्ति के द्वारा वसीयत लिखी जाती है तो केवल वह SC ST को ही लिख सकता है वसीयत। अगर SC ST से भिन्न किसी अन्य जाति के नाम वसीयत वो करना चाहता है तो उसके लिए उसको जैसे SC ST की ज़मीन विक्रय करने के लिए अनुमति परमिशन ली जाती है, वैसे ही परमिशन लेनी होगी जिलाधिकारी से, तभी वह अपनी जाति से भिन्न अन्य जाति के व्यक्ति को वसीयत लिख सकता है। और वसीयत लिखते समय 2 गवाहों की ज़रूरत रहती है। 2 गवाह गवाही देते हैं कि ये व्यक्ति वसीयत लिख रहा है, उनके हस्ताक्षर भी वसीयतकर्ता के साथ हस्ताक्षर होते हैं। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं और वसीयत करा लेते हैं तो वह वसीयत शून्य मानी जाएगी, उस पर आपत्ति आएगी तो उस वसीयत को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। वसीयत कैसे लिखी जाती है? दोस्तों, वसीयत का कोई तय फॉर्मेट नहीं है और ना ही वसीयत को लिखने के लिए स्टाम्प की ज़रूरत होती है। आप 100 रुपये के स्टाम्प पर भी वसीयत लिखवा सकते हैं। वसीयत का रजिस्ट्रेशन उप निबंधक कार्यालय में होता है जो तहसील में ही होता है। आप वहां जाकर किसी वकील के माध्यम से या किसी जानकार मुंशी से अपनी वसीयत लिखा सकते हैं। वसीयत लिखते समय कुछ कानूनी तत्वों को शामिल करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि बाद में इसका विरोध ना हो। अगर आप वसीयत लिख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। वसीयत लिखने की शुरुआत में आपको अपने पूरे होश-ओ-हवास का विवरण, घोषणा
करनी होगी। आप क्यों वसीयत लिख रहे हैं इसका भी पूरा विवरण लिखना होगा। कितनी जमीन या संपत्ति की वसीयत लिख रहे हैं या अपनी चल अचल संपत्ति की संपूर्ण की वसीयत लिख रहे हैं, यह भी वसीयत में लिखना होगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति के लोगों के नाम आप वसीयत लिख रहे हैं तो उसमें उनका हिस्सा भी लिखना होगा कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा है आप वसीयत लिख रहे हैं। यदि किसी नाबालिग के नाम वसीयत लिख रहे हैं तो उसके संरक्षक का नाम भी आपको लिखना होगा। जैसे कि कोई 18 साल से कम व्यक्ति के नाम आप वसीयत कर रहे हैं, किसी बच्चे के नाम वसीयत कर रहे हैं, तो आपको ये भी लिखना होगा कि इस बच्चे का ये संरक्षक 18 साल तक रहेगा। अंत में वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर और 2 गवाहों का हस्ताक्षर करना होता है। वसीयत को उपनिबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड करना बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से वसीयत लिखी जाती है। जैसे आपको शुरुआत में अपना पूरा ब्यौरा लिखना रहता है कि मैं फला पुत्र फला इतनी उम्र हो गई है और मेरे आगे इस ज़मीन का कोई विवाद ना हो, इसलिए मैं ये वसीयत अपने इनके नाम लिख रहा हूँ। ये सब आपको लिखना होता है। अगर आप एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिख रहे हैं तो उनको हिस्सा भी उसमें लिखना होता है कि इनको बराबर बराबर हिस्सा में लिख रहा हूँ, या किसी को कोई प्रॉपर्टी स्पष्ट नाम से लिख रहे हैं कि ये वाला घाटा, ये वाली ज़मीन इनको लिख रहा हूँ और ये वाली ज़मीन इनको लिख रहा हूँ, तो वह सब ब्यौरा आपको लिखना होता है। अगर आप किसी नाबालिग बच्चे के नाम वसीयत लिख रहे हैं तो आपको उसके संरक्षक का नाम भी लिखना होगा और 2 गवाहों के साथ गवाही करते हुए आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद आप उपनिबंधक कार्यालय में जाकर उसको रजिस्टर्ड करा दें। तो इस प्रकार से वसीयत लिखी जाती है। तो हम आपको बताते हैं कि वसीयत कराने के फ़ायदे क्या हैं। वसीयत कराने के फ़ायदे: अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति या ज़मीन के बंटवारे के लिए झगड़ा हो सकता है या उसकी कोई संतान नहीं है, तो वह आने वाले झगड़ों से बचने के लिए अपनी ज़मीन और संपत्ति का उत्तराधिकारी वसीयत से निर्धारित कर सकता है। वसीयत के निम्न फायदे हैं: वसीयतकर्ता का अपनी इच्छानुसार संपत्ति का सही विभाजन कर सकता है और वसीयत लिखने से ज़मीन संपत्ति के लिए झगड़े नहीं होंगे। मतलब वसीयत करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपनी इच्छानुसार अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी को भी अपनी संपत्ति दे सकते हैं और आने वाले झगड़ों से आप बच सकते हैं। मतलब आने वाले झगड़ों से आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो बच सकते हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कि वसीयत करने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वसीयत जिनके नाम लाभार्थी के नाम लिखी गई है तो उसका नाम कैसे जमीन में चढ़ता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जमीन में नाम दर्ज करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और रजिस्टर्ड वसीयत को तहसीलदार न्यायालय में दाखिल करना होता है। वहां गवाहों की गवाही के बाद जमीन में लाभार्थी का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाता है और उसके बाद सरकारी कागजों में वसीयत जिसके नाम लिखी गई है उनका नाम चढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वसीयत की जाती है और वसीयत के बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत जिनके नाम की गई है उनके नाम संपत्ति जमीन चढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वसीयत से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल पर ज़मीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।